दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी में कल जो एक नगर निगम द्वारा अपनी 3 एकड़ ज़मीन वापस प्राप्त करने का प्रयास हुआ, ये ज़मीन, इस पे एक अवैध मदरसा बना हुआ था और इसको खाली कराने के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी के ज़िला प्रशासन की टीम पहुंची। खाली भी कराया उन्होंने, तमाम विरोध हुआ, पत्थरबाजी हुई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इसको खाली करा लिया, मदरसा गिरा दिया। लेकिन वहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। जैसा कि पुलिस के स्रोत बताते हैं कि हर गली से लोग आ रहे थे और पहले पत्थरबाजी हुई, फिर पेट्रोल बम फेंके गए और फिर कट्टों से फायरिंग हुई और छतों से पत्थर बरसाए गए और आपने देखा दर्जनों पुलिस वाले और प्रशासन के अधिकारी इसमें घायल हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे जो थाना था बनभूलपुरा, उसको भीड़ ने घेर लिया और उसमें आग लगा दी। पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाए, वरना उनको ज़िंदा जला देने का एक प्रयास था। 70 पुलिस की गाड़ियां जल गईं, पूरा थाना जल के राख हो गया, दशकों के रिकॉर्ड्स जल गए और बाद में पैरामिलिट्री सीआरपीएफ बुलाकर और पीएसी बुलाकर पुलिस वापस अपने उस थाने का कब्ज़ा ले पाई। हालांकि अब थाने का आप क्या ही कब्ज़ा लेंगे जब वो जल के राख हो गया, लेकिन इतनी फोर्स लेकर फाइनली प्रशासन वहाँ पे उस इलाके में दाखिल ही नहीं हुए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने की अपील जारी कर दी, धमकी दे दी, आदेश पारित कर दिया और अब तक 6 दंगाई मारे जा चुके। एक बात और जो इसमें देखने की है कि इस कार्रवाई के 24 घंटे पहले उत्तराखंड की विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पास हुआ था। समान नागरिक संहिता, जैसा कि माना जा रहा था कि इसका मुस्लिम समुदाय में बहुत विरोध होगा, विरोध है भी, विरोध हुआ भी। तमाम लोग सोशल मीडिया पे भड़काने वाले बयान देते रहे, पॉलिटिशियंस भड़काने वाली बातें करते रहे। बहरहाल, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो गुस्सा था, जो नाराज़गी थी, आपने कल इस मदरसे वाले कांड में देखी। एक बात अलबत्ता जो सामने आ रही है कि जब हल्द्वानी की कलेक्टर साहिबा सामने आती हैं और कहती हैं ये दंगा प्री प्लान्ड था, यानी सुनियोजित था, पहले से इसकी प्लानिंग हो गई थी, पहले से इसकी तैयारी हो गई। अगर पहले से इतनी बड़ी तैयारी थी तो ज़िला प्रशासन को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? आपकी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे LIU कहते हैं, क्या कर रही थी? और अगर इतना बड़ा दंगा प्लान हो गया, एक्सिक्यूट हो गया और आपको खबर भी नहीं लगी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार, हर लेवल पे बहुत बड़ी चूक रह गई। सरकार को मालूम था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय में बहुत नाराज़गी है। उसके 24 घंटे बाद आप इतनी बड़ी कार्रवाई करते हैं और प्रॉपर पुलिस बंदोबस्त के बगैर। देखें, अगर जिस तरह की ताकत आपने दंगे के बाद दिखाई या फिर रात में दिखाई, वही ताकत अगर आपने शुरुआत में दिखाई होती तो जाहिर सी बात है ये दंगे होते ही नहीं। मैं प्रयागराज में हूँ, यहाँ पे जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई थी तो माना जा रहा था कि पूरे प्रदेश में दंगा भड़क उठेगा, ख़ास तौर से प्रयागराज में। लेकिन सरकार और ज़िले का प्रशासन और प्रदेश का प्रशासन इतना जिसे कहना चाहिए चौकन्ना था और उसने इतनी तैयारी करके रखी थी और जगह जगह फ्लैग मार्चेस होने लगे, पुलिस की तैनाती, CRPF की तैनाती, PSC की तैनाती, कि दंगा तो बहुत दूर की बात है, एक पत्थर तक नहीं चला। तो इस तरह की पूर्व तैयारी अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो छोड़िए, अगर सरकार और मुख्यमंत्री भी नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली उनके पार्ट पे ये बहुत बड़ी विफलता है। अच्छा, उत्तराखंड में बात सिर्फ एक दंगे की नहीं है। देखें, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से काट कर इस प्रदेश का जो निर्माण हुआ था वो सन 2000 में हुआ था, आज से 23-24 साल पहले। और जब उत्तराखंड बना था 2000 में, तो वहाँ मुस्लिम आबादी 1 से 1.5% थी। आज माना जा रहा है कि ये आबादी 18 से 20% हो गई है। 2001 और 2011 में जो 2 जनसंख्या गिनी गई, उसके हिसाब से मुस्लिम आबादी 10 सालों में 40% बढ़ी, जबकि हिंदू आबादी इसी दौरान 26 से 28% बढ़ी। तो अगर 40% के रेट से 10 साल में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, तो माना जा रहा है कि अगले 10 साल में, 15 साल में कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रदेश
बहुसंख्यक मुस्लिम प्रदेश हो जाए। और सोचने की बात है कि 20 सालों में यदि एक प्रदेश की मुस्लिम जनसंख्या 1.5% से बढ़कर 20% पहुंच जा रही है, यानी 20 साल में 20 गुना वृद्धि, तो फिर ये एक न सिर्फ खतरे की घंटी है, बल्कि ये कहीं किसी हद तक सुनियोजित प्लान्ड भी नज़र आता है। आपने देखा कि बड़ी मात्रा में मुस्लिम्स, उसमें रोहिंग्या बहुत नज़र आते हैं, उनको ये पहाड़ों के एरियाज़ में बसाया गया है एक बड़े सुनियोजित तरीके से, क्योंकि ये पहाड़ी एरियाज़, ये उत्तराखंड हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं के बराबर थी, और अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 20% पहुंच गई है। और ये जो कब्ज़े हुए ये ज़्यादातर नदियों के किनारे, और ये जो फॉरेस्ट लैंड होता है वन विभाग का, और रेलवे के लैंड पर, रेलवे की ज़मीन पर, रेल पटरियों के किनारे। अभी पिछले साल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की ज़मीन पर 4000 मुस्लिम जो रह रहे थे उनको, और ये भी हल्द्वानी की ही बात है, जो 4000 मुस्लिम रह रहे थे उनको जब उत्तराखंड सरकार ने हटाने के प्रयास किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई को रोक दिया। इस रोक को 1 साल से ज़्यादा का समय हो रहा है, लेकिन अब तक ना रोक हटी है ना कार्रवाई हुई है। अच्छा, ये भी देखा गया है कि चाहे वो नदियों का किनारा हो, चाहे फॉरेस्ट एरिया हो, चाहे रेलवे लैंड हो, सब जगह मज़ारें बना दी जाती हैं अवैध, और ये मज़ारों का जो बनना होता है फिर उसके इर्द गिर्द पॉपुलेशन हो जाती है, और इसको लैंड जिहाद, ज़मीन जिहाद का नाम दिया गया है। बल्कि देखिए आप वहाँ पे इसकी जो राजधानी है देहरादून, तो उसका जो सबसे बड़ा अस्पताल है दून हॉस्पिटल, उसके ठीक सामने आपको एक बहुत बड़ी मज़ार नज़र आएगी। वो एकदम अवैध है, हॉस्पिटल के ठीक सामने सड़क के किनारा कब्ज़ा करके मज़ार बना ली गई है। अब वहाँ पे बहुत चढ़ावा आता है, बहुत लोग आते हैं, वहाँ उर्स भी लगने लगा है, लेकिन प्रशासन चाह कर भी उसको वहाँ से नहीं हटा पा रहा है। और ये जो लैंड जिहाद है ये सिर्फ रेलवे की ज़मीनों तक, जंगलों तक और नदियों तक ही नहीं रहा। अब जो हिंदुओं की एक 4 धामों में से एक जो बड़ा पवित्र माना जाता है बद्रीनाथ धाम में भी मस्जिद बन गई। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था वहाँ मौलाना अब्दुल लतीफ़ ने दावा किया था कि जो बद्रीनाथ मंदिर है ये मंदिर ना होके बद्रुद्दीन शाह की मज़ार है, और उन्होंने कहा था कि ये मंदिर हमें सौंप दिया जाए, ये हमारा पुराना मज़ार है। अब ये एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान था और शरारत की बात थी। जैसा हम जानते हैं बद्रीनाथ धाम आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया, और इसको बने हुए तकरीबन 1200-1300 साल, 1400 साल हो चुके हैं। उसको बद्रुद्दीन शाह की मज़ार कहना सरासर शरारत थी और गंभीर शरारत थी। मुझे लगता है उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो बहरहाल कार्रवाई भी क्यों नहीं होती, क्योंकि एक आप जैसा जानते हैं कि उत्तराखंड बेसिकली 2 पार्टियों का स्टेट है, कांग्रेस और बीजेपी, जो बारी बारी से वहाँ सत्ता में आती रहती हैं। ये पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रिपीट हो गई है, और ऐसे में वहाँ पे जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उनको जाहिर है बहुत फ़ायदा होता है इस तरह की पॉपुलेशन से। ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम आते हैं, ये उनके बसाने का पूरा इंतज़ाम करते हैं, उनको कागजात मुहैया कराते हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक बढ़ता है। ये बेसिकली वही काम है जो ममता बनर्जी आपको बंगाल में करती हुई नज़र आती हैं। हरीश रावत कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो इस काम को बहुत बड़े स्तर पे किया। बल्कि पिछले चुनाव में तो आपको याद होगा उन्होंने उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का भी वादा किया था। एक बात आप और देखें, अभी 3 दिन पहले, इस दंगे के 2 दिन पहले, हरीश रावत एक बयान देते हैं कि उत्तराखंड को मणिपुर बनने में देर नहीं लगेगी, और तब तक उत्तराखंड में कुछ भी, कोई सुगबुगाहट भी नहीं थी। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कह रहे थे कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया तो उत्तराखंड मणिपुर हो जाएगा। उनके कहने के 36 घंटे के अंदर उत्तराखंड के अंदर हालात बेकाबू हो गए। हल्द्वानी में इंटरनेट डाउन हो गया, मोबाइल सेवाएं रोक दी गईं, कर्फ्यू लग गया, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, कुछ इलाकों में शूट एट साइट यानी देखते ही दंगाइयों को गोली मारने का आदेश हो गया। और इतना कुछ होने के बाद हरीश रावत फिर वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि साहब, पुलिस का हाथ रोकने की कोशिश करते हैं कि साहब कोई पलट के कार्रवाई ना हो। और जाहिर सी बात है ऐसा वो शांति की अपील के माध्यम से करते हैं। एक पूरा टूल किट भी एक्टिव हो गया है। कुछ खास पत्रकार, कुछ खास सोशल मीडिया कमेंटेटर्स, पॉलिटिकल लोग, सब के सब कोशिश में लगे हैं कि पुलिसिया कोई कार्रवाई
जवाब में ना हो पाए। दिक्कत कहाँ आ रही है कि इतने ढेर सारे वीडियो सामने आ गए जिसमें पुलिस पिटती नज़र आ रही है, पुलिस घायल नज़र आ रही है, थाना जलता नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ जलती नज़र आ रही हैं। तो उनकी हरकत को डिफेंड करना तो ज़रा बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन ये टूल किट अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। तो बात मैं फिर वहीं पे लाता हूँ कि 20 सालों में मुस्लिम पॉपुलेशन उत्तराखंड में 20 गुनी हो गई। 1%, 1.5% से उठ के तकरीबन 20% हो गई। और ऐसे में वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का आ जाना, और ऐसे में वहाँ पे कांग्रेस नेताओं का उनको बैक करना, उनको प्रवोक करना, इनकरेज करना, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको मदद मिल जाना, ऐसे में पत्रकारों और सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा एक ख़ास तबके का उनको बैकिंग, जिसे कवर फायर कहते हैं, प्रदान करना, ये सब हालात मिलकर, ये सब हरकतें मिलकर सिचुएशन को बहुत गंभीर बना रही।